हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल DSSB ट्यूब में। और थोड़ा सा गैप आ गया था, लेकिन वापस से हम फोकस करते हैं एनसीईआरटी पर। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि एनसीईआरटी पर ही बेस आपको नोट्स चाहिए, तो देखिए क्लास 8 के हम काफी सारे चैप्टर कर चुके हैं। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। ये है कौन सा चैप्टर? ये है नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे दो चीजों की। एक बात करेंगे लाइटनिंग की, दूसरी बात करेंगे अर्थक्वेक की। मतलब जो आपको आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, और दूसरा जो भूकंप है, उन दोनों की ही बात करेंगे। इनमें काफी सारी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिलने वाली है जो आपको पहले से नहीं पता होगी, और जो पता है उनकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? बिजली का गड़गड़ाना क्या है? तो वो क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, मतलब जो आवेश होते हैं उनका एक जगह इकट्ठे हो जाना, इसे हम कहते हैं, ये रीजन है, ये कारण है लाइटनिंग का। लाइटनिंग किसकी वजह से होती है? लाइटनिंग होती है जब चार्जेस एक जगह बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएं। मतलब मान लीजिए कि जो बादल है, बादलों में क्या होता है, बहुत ज्यादा चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैंने रीजन यहां बताया हुआ है कि जो हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है, और जब बारिश होने का टाइम आता है तो जो पानी है वो नीचे की तरफ आता है। इससे क्या होता है? इससे जितने भी चार्जेस होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कैसे? जो पॉजिटिव चार्ज है, जो ऋणात्मक चार्ज है, धनात्मक इसे बोलेंगे, धनात्मक जो चार्ज है, आवेश है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और जो ऋणात्मक है, मतलब नेगेटिव जो चार्ज है, वो नीचे की तरफ आ जाता है। मतलब ये इस तरीके से दो भागों में बंट जाते हैं। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जब ये बहुत ज्यादा बड़े संख्या में चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, तो जो हवा है, जो एयर है, जो अभी तक रोक रही थी, इन दोनों को अलग अलग रख रही थी, वो क्या होगी? वो कमजोर पड़ जाएगी, और अब और ज्यादा उन्हें रोक नहीं पाएगी। तो क्या होगा? तो आपको स्ट्रीक्स दिखाई देंगी, मतलब बिजली की वो जो लाइनें होती हैं वो आपको दिखाई देंगी, क्योंकि हवा उन्हें मिलने से रोक नहीं पाई। और इतने बड़े चार्जेस जब एक साथ मिलते हैं तो आपको बिजली जो है वो गड़गड़ाती हुई दिखाई देती है, और आसमान में लाइंस दिखाई देती हैं चमकती हुई, वो होती है लाइटनिंग। नेक्स्ट, दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को धनात्मक बोलेंगे और नेगेटिव को ऋणात्मक बोलेंगे। स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं? देखो, इसके अलावा एक स्टैटिक चार्ज होते हैं। एक चार्ज तो होता है जो आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है, मतलब बिजली का जो करंट होता है उसके बारे में पढ़ा है। उसमें क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं, जो आवेश होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, मतलब जाते आते रहते हैं। लेकिन जो स्टैटिक चार्ज होता है, वो क्या करता है? वो मूव नहीं करता, वो एक जगह रहता है। पॉजिटिव ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नेगेटिव नीचे है तो नीचे ही रहेगा। इन दोनों की जगह बराबर बनी रहती है जब तक कि कोई इन्हें आपस में मिलाए ना या मूव ना कराए। अपने आप से ये कभी मूव नहीं करते। अब अगर सेम चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे, मतलब एक जैसे चार्ज अगर है, पॉजिटिव एक दूसरे को पीछे की तरफ धगाएंगे, नेगेटिव भी एक दूसरे से दूर की तरफ भागेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप, मतलब विद्युत दर्शी। ये एक यंत्र होता है। ये ऐसा यंत्र है कि जब भी कोई आपको चेक करनी है चीज कि ये चार्ज है या नहीं है, मतलब ये जो चीज है ये आवेशित है या नहीं है, तो विद्युत दर्शी यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि क्या वो ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है या नहीं। नेक्स्ट है अर्थिंग। अर्थिंग मतलब भूसंकरण। ये क्या होता है? देखो, भूसंकरण जो है ये एक टेक्निक होती है, मतलब एक तरीका होता है बहुत सारे चार्जेस को ट्रांसफर करने का अर्थ में। मतलब जो काफी सारे चार्जेस होते हैं उन्हें सीधा अर्थ में भेज दिया जाता है। अब इसके लिए क्या करना होता है वो आपको बताता हूं। तो इसके लिए करना सिर्फ ये होता है कि एक जो है पूरी की पूरी रोड लगाई जाती है। जैसे कोई भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग में एक कोने पर, मतलब मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है और ये वो रोड है, तो इसे क्या करेंगे, इसे यहां बिल्डिंग के ऊपर तक निकाल देंगे और इसका एक एंड यहां ओपन छोड़ देंगे। दूसरा एंड जो है वो जमीन में दबा दिया जाएगा, मतलब जो ग्राउंड है उसमें बरी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उससे होगा क्या? जब भी जो बिजली है वो गड़गड़ाएगी, वो सीधा, अगर उसे गिरना ही है तो घर पर गिरने से पहले वो इस लाइटनिंग कंडक्टर, इसे कहा जाता है लाइटनिंग कंडक्टर।
तो वो इस पे गिरेगी और इसके थ्रू होती हुई, इस रॉड के थ्रू होती हुई सीधा अर्थ में चली जाएगी, मतलब पृथ्वी में चली जाएगी। और पृथ्वी इतनी बड़ी चीज है कि उसे चाहे कितने भी चार्ज दे दो, उसे चाहे कितना भी आवेशित कर दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसे कहेंगे भूसंकरण, उसे कहेंगे अर्थिंग। तो अर्थिंग बेसिकली हुआ क्या, बहुत ज्यादा चार्ज जब हो जाए तो उन चार्जेस को, उन आवेशों को सीधा का सीधा पृथ्वी में समा देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, जब बिजली गड़गड़ाती है या लाइटनिंग होती है तो उस टाइम पर क्या हो रहा होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो आपस में एक्टिव हो रहे होते हैं। तो अब होगा क्या, अब मान लीजिए कि बहुत सारा चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट में था, ये बोर्ड है, ये बहुत ज्यादा चार्ज है, इसमें बहुत सारे आवेश है। तो होगा क्या कि इसे अगर मैं अर्थ कर दूं, मतलब इसे कोई एक रॉड लगाऊं और दूसरा एंड जो है उसका वो अर्थ में लगा दूं, तो इसका सारा का सारा चार्ज कहां चला गया, अर्थ में चला गया। तो उससे हुआ क्या, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया, मतलब विद्युत विसर्जन हो गया इसका। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब किसी भी चीज के चार्ज को लेकर कहीं और भेज देना, तो वो चीज जो है वो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब विद्युत विसर्जन हो जाएगा उसका। नेक्स्ट है कि अगर ये बिजली कड़के, मतलब लाइटनिंग हो, तो सबसे ज्यादा सेफ चीज क्या है, तो सबसे ज्यादा सेफ है अपना घर, वहां रहो आप। अगर आप कहीं बाहर हो, गाड़ी में हो, तो वो जो कार है उसकी सारे खिड़की दरवाजे बंद रखो, तो आप सेफ रहोगे। कोई भी अम्ब्रेला, कोई भी छतरी का इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। अगर बहुत ज्यादा बिजली गड़गड़ा रही है तो ओपन एरिया में, मतलब खुले ग्राउंड में अगर आप अम्ब्रेला लेकर चल रहे हो तो वो ज्यादा ठीक नहीं माना जाता। इसके बदले आपको करना क्या है, इसके बदले आपको ये 3 चीजें करनी है। इन 3 चीजों में क्या है, स्क्वाट डाउन, मतलब अपने पैर मोड़ो और नीचे बैठ जाओ। उसके बाद आपका जो सिर है, मतलब जो हेड है, वो अपने घुटनों के पास ले आओ और जो हैंड्स है, जो हाथ है, वो इस तरीके से फोल्ड कर लो। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये जो तरीका होता है ये सबसे ज्यादा आपका जो साइज है वो कम कर देगा, मतलब सरफेस एरिया जो है आपका काफी ज्यादा घट गया और ये सबसे कम साइज माना जाता है। इस वजह से जो लाइटनिंग है, जो बिजली है, उसका आपको अफेक्ट करने का इरादा सबसे कम हो सकता है और आपके आसपास जो ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें हैं उन्हें टच करने के लिए वो पहले जाएंगी। नेक्स्ट, जितने भी लैंडलाइन फोन्स होते हैं, मतलब तड़ित फोन होते हैं, उनसे दूर रहिए। जितने भी पानी के नल होते हैं उनसे दूर रहिए। और मतलब कुल मिलाकर ये आपको सब करना है। तो ये बात हुई लाइटनिंग की, ये बात हुई बिजली गड़गड़ाने की कि आप उस समय क्या कर सकते हैं और उससे जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में। अब बात करेंगे अर्थक्वेक की, मतलब भूकंप की। देखो, भूकंप जो ज्यादातर देखे गए, जो सबसे बड़ी इसमें देखे गए स्केल पर, वो देखे गए 8 अक्टूबर 2005 को कश्मीर में और 26 जनवरी 2001 को भुज में। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो थे ये 7.5 रिक्टर स्केल से ज्यादा थे, मतलब 7.5 रिक्टर स्केल से ज्यादा थे और इन्होंने भारी नुकसान किया। अब रिक्टर स्केल है क्या, रिक्टर स्केल जैसे किसी भी चीज को अगर आप मेजर करते हैं, मापते हैं, जैसे 2 किलो चीनी, 5 लीटर पानी, तो ये जो लीटर और ये जो किलो है ये यूनिट होती है। तो इसी तरीके से रिक्टर स्केल होता है भूकंप को मापने के लिए। अब 7.5 मैंने रिक्टर स्केल बताया, तो ऐसा हम कब मानेंगे कि कोई भी भूकंप बहुत ज्यादा नुकसानदायी कब हो सकता है, तो वो 7 रिक्टर स्केल के बाद हमेशा नुकसानदायी होता है और बड़ी संख्या में नुकसान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, मतलब जब जो अर्थ है, जो धरती है, वो अचानक से हिलती है तब भूकंप आता है, ये सभी को पता है। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में देखते हैं कि ऐसा होता कब है। तो देखो, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब जो पृथ्वी की बाहरी लेयर होती है, ये इकट्ठी एक साथ नहीं होती है पूरी। ये क्या होती है, ये टुकड़ों में होती है, जिन्हें हम प्लेट कहते हैं, मतलब हर टुकड़े को एक प्लेट कहते हैं। अब ये प्लेट होती क्या है, ये एक जगह नहीं रहती, ये थोड़ा थोड़ा खिसकती रहती है कभी ना कभी। तो होता क्या है, या तो ये एक दूसरे से दूर जाएं, या फिर ये एक दूसरे के पास आए, या फिर एक दूसरे से टकरा जाए। दोनों ही, तीनों ही केसेस में क्या होता है कि वहां की जो धरती है वो हल्की सी हिलती है और उसी को भूकंप कहते हैं। तो कुल मिलाकर आपको रीजन पता चला भूकंप क्यों आते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं,
वीक जोन क्या है? वीक जोन के बारे में सभी को पता है कि जहां भूकंप सबसे ज्यादा आ सके उसे वीक जोन कहते हैं, लेकिन वहां भूकंप सबसे ज्यादा आते क्यों हैं ये शायद कम लोगों को पता हो, तो वो एक बार शेयर करते हैं। क्योंकि ये जो प्लेट्स होती हैं उनकी बाउंड्रीज होती हैं, उनका किनारा होता है, वहां उन क्षेत्रों को वीक जोन कहा जाता है। अब जब भी मान लीजिए ये दो प्लेट अलग अलग एक दूसरे के पास आएंगी तो जो इनके ऊपर का एरिया है वहां कुछ खास नहीं होना, लेकिन इनके जो किनारे का एरिया है वहां भूकंप बहुत तेज आना है। तो इस वजह से उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसके एरिया को सिस्मिक या फिर फॉल्ट जोन कहा जाता है। उसे आप भूकंपी क्षेत्र भी कह सकते हैं, उसे आप भ्रंश क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये हुई क्षेत्र के बारे में बात। अब बताएंगे कि कहां कहां इंडिया में वीक जोन है। तो सबसे पहले कश्मीर के कुछ इलाके हैं, उसके बाद पश्चिमी और मध्य हिमालय का कुछ एरिया है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो पूरा एरिया। रण जो है कच्छ में वो काफी ज्यादा वीक जोन है। राजस्थान की बहुत ज्यादा जगह वीक जोन में आती है। और इंडो गंगेटिक प्लेन मतलब जो गंगा का कुछ क्षेत्र है उससे भी आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा वीक जोन है, मतलब भूकंपी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है रिक्टर स्केल क्या होता है वो मैंने आपको बताया। और लास्ट है सीज्मोग्राफ क्या होता है। सीज्मोग्राफ होता है भूकंप लेखी। भूकंप लेखी क्या होता है? एक नॉर्मल से मान लीजिए कि पेंडुलम है, एक चीज नीचे लटकी हुई है और उसके नीचे एक कागज लगा होता है, ग्राफ लगा होता है। जब भी धरती हिलती है तो वो जो पेन है ऊपर जो है वो हिलेगा और उस ग्राफ पर कुछ ना कुछ प्रिंट होता जाएगा। तो तरंगे जो है भूकंप की वो उस ग्राफ पर बनती हैं, उसे कहा जाता है सीज्मोग्राफ। तो कुल मिलाकर भूकंप के बारे में ये सब जानकारी आपके लिए थी। भूकंप जब भी आए तो कुछ चीजें होती हैं कि टेबल के नीचे आ जाओ ताकि आपके सर पे कुछ ना गिरे तो आपको लगे ना, या फिर अगर आप अपने बेड पर हैं तो तकिए से या पिलो से अपना सर जो है कवर कर लीजिए, या फिर अगर आप खुले मैदान में हैं तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, बस ऊंची इमारतों से दूर रहें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा काफी सारी इमारतें जो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं उनमें भूकंप की वजह से आग भी लग सकती है, तो वहां क्या होना चाहिए? फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, मतलब जो आग से लड़ सके ऐसे उपकरण होने चाहिए। इसके अलावा सुनामी जो है उसके बारे में भी आप सब लोग जानते होंगे। जब भी पानी के नीचे, समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो उससे सुनामी आती है। सुनामी क्या होती है? जल की बहुत ऊंची लहरें होती हैं जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। भारत में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी जो हिंद महासागर के नीचे जो भूकंप है उसके उठने से हुई थी। तो कुल मिलाकर ये सब आपके लिए जानकारी थी। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 था नेचुरल फिनोमिना। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर आपको कल मिल जाएगा, इसे पढ़ते रहिए, काफी ज्यादा काम का है। एनसीईआरटी के नोट्स हमेशा काम आते हैं। जितने भी जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी को फोकस इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन पिक करता है तो उसे क्लेम करने की, उसे चैलेंज करने के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है तो आप शेयर करें और लाइक करें और नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि आगे आपको कंटेंट हमेशा इंप्रूव होकर मिले। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।